नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट विथ योरसेल्फ में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का सीरीज़ चल रहा है और ये सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसका बेस है एम लक्ष्मीकांत का छठा एडिशन। आज हम करेंगे वेरियस सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कहाँ कहाँ से लिए गए हैं चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ तो जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या कह के क्रिटिसाइज़ किया कि उसमें क्या क्या कमियां निकाली। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है और कितनी तरह की मेजॉरिटी होती हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और ड्राफ्टिंग कमेटी को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में टोटल 141 डेज़ लग गए थे। तो इन 141 डेज़ में और 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये जो पूरा टाइम पीरियड था, इसके बीच में हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने करीब करीब 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, यानी 60 देशों के संविधान को पढ़ा, उनका अध्ययन किया और उनसे जो भी अच्छी चीज़ें हो सकती थी, जो इंडियन फॉर्मेट में अडैप्ट हो सकती थी, ठीक है, उन चीज़ों को उन्होंने अपनाया, ठीक है। और उस तरह से फिर उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। सबसे ज़्यादा जो बड़ा हिस्सा है वो 3 जगहों से लिया गया है। एक तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अंग्रेज़ी सरकार थी, अंग्रेज़ी हुकूमत थी हमारे ऊपर, तो उनके हुकूमत का हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव था, ठीक है, तो वहाँ से ज़्यादातर चीज़ें ली गई। उसके अलावा हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो इंडिया में चला आ रहा था, उससे लिया गया। फिर तीसरी चीज़ थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई, ठीक है। तो हम वन बाय वन करके देखते हैं कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। यूनाइटेड किंगडम, सबसे पहले हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मैंने आपको कल बताया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मतलब एक प्राइम मिनिस्टर और एक नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो वाला सिस्टम था। फिर उसके बाद से हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ लिया गया है, ठीक है, कि कानून के समक्ष जो है सभी समान होंगे और यहाँ पे कानून का ही रूल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, किस तरह से जो है चुनाव होगा, किस तरह से वो एमपी और एमएलए चुन के आएंगे। फिर हम देखते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एक ही नागरिकता होगी, स्टेट्स की कोई नागरिकता नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता होगी। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कैबिनेट सिस्टम, कि प्रधानमंत्री जो हेड हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए क्या होगा, उनके नीचे कुछ मंत्री होंगे, कुछ पोर्टफोलियोज डिवाइडेड होंगे जिसमें वो अपने अपने विभाग का काम करेंगे, तो वो कैबिनेट सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि प्रेरोगेटिव रिट्स आता है, ये जो है फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आपको ये रिट्स के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। तो ये 5 तरह की होती हैं, दो कौन कौन सी होती हैं वो वहाँ पे हम देख लेंगे। फिर उसके बाद से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए हैं कि जो संसदीय सदस्य होंगे उनको क्या क्या विशेषाधिकार दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है हम यूनाइटेड किंगडम से लेते हैं। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि बाई कैमरलिज्म, जैसे कि सेंटर में हमने देखा कि अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, तो ये जो बाई कैमरलिज्म है ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, यानी ब्रिटिश संविधान से। फिर हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया गया है, फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया है, कि एक संघ का जो स्वरूप होगा वो वहाँ से लिया गया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यभार होगा, वो भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जुडिशरी सिस्टम लिया गया है वहाँ से। पब्लिक सर्विसेज कमीशन लिया गया है कि कौन कौन से आयोग होंगे, जैसे आप जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या फिर स्टेट पीसीएस की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दी गई थी। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद हमारे पास आता है जो बल्क में हमने जहाँ से लिया है वो लिया है हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो सबसे मेन चीज़ है वो पहली चीज़ आती है हमारी क्या, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी का जो है वो किसी पक्षपात नहीं करेगा, वो निष्पक्ष होकर अपना न्याय देगा, ठीक है, चाहे वो सरकार के फेवर में हो या फिर सरकार के अगेंस्ट हो, जुडिशरी हमेशा निष्पक्षता बरकरार रखेगा।
फिर हम देखते हैं जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू क्या होता है? न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन में क्या है कि संसद जो भी कानून बनाती है वो संविधान के अनुसार है या संविधान के खिलाफ है। अगर वो संविधान के अनुसार है तो फिर कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर संविधान के खिलाफ होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देता है, ठीक है, यानी कि वो प्रभाव में नहीं आएगा। फिर उसके बाद से हम देखते हैं प्रिएम्बल। प्रिएम्बल भी हमने जो है प्रस्तावना, जो जिसको उद्देशिका कहा गया है, वो भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को हटाने का उनका महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे होगा, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फिर हम देखते हैं रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो कैसे हटाए जाएंगे, हाई कोर्ट के जज कैसे हटाए जाएंगे, इसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे उनके ऊपर जो है महाभियोग या उनका जो हटाने की प्रक्रिया है वो कैसे स्टार्ट होगी, कैसे चलेगी, वो सारी चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं? वो हम लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फिर हम देखते हैं कि एक वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के पद का जो सृजन है वो हमने कहाँ से किया है? वो हमने किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ले लिया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमने कहीं ना कहीं से मतलब वो जो इंडियन कल्चर के हिसाब से इंडिया के लोगों को सूट करती, वो सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे करके ली हैं। तो वो हम बताते हैं आपको। जैसे वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया? क्योंकि उस टाइम पे जर्मनी जो है वो 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे जो है हम देखते हैं कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया कि जब इमरजेंसी लगी होगी तो उस टाइम पे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इमरजेंसी के लागू होते ही तुरंत जो है सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमने वहाँ से ली, जर्मनी से। फिर उसके बाद से हम देखते हैं जापान से हमने क्या लिया। जापान से हमने लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, कि न्यायिक प्रक्रिया कैसे होगी। फिर उसके बाद से हम देखते हैं साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया। साउथ अफ्रीका से हमने लिया प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। साउथ अफ्रीका से हमने लिया कि किस तरह से भारतीय संविधान में जो भी संशोधन किए जाएंगे वो किस तरह से किए जाएंगे, वो लिया हमने। फिर उसके बाद से हमने साउथ अफ्रीका से एक और चीज़ देखी कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स का, राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन कैसे होगा, उनका निर्वाचन कैसे होगा, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कनाडा। हमने आपको पिछले उसमें बताया था कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैनेडियन फेडरल स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया है, सेंटर को जो है ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि जो भी बचे खुचे पावर हैं, ठीक है, जो कि किसी भी लिस्ट में शेड्यूल 7 में किसी भी लिस्ट में जिसको लिस्ट नहीं किया गया है, चाहे स्टेट लिस्ट हो, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट हो, चाहे सेंट्रल लिस्ट हो, किसी में भी नहीं है, तो रेसिड्यूरी पावर जो भी हैं वो सब किसके पास चली जाएंगी? वो सब सेंटर के पास चली जाएंगी। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि जो स्टेट में गवर्नर्स बनाए जाएंगे वो कौन अपॉइंट करेगा? वो सेंटर अपॉइंट करेगा। फिर एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का, वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने कनाडा से लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? कनाडा के संविधान से ली हैं। फिर हम देखते हैं हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने जो सबसे मेन चीज़ है हमारा वो क्या है? डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कि कोई भी स्टेट अपनी कोई भी पॉलिसी बनाएगा, कोई भी लॉ बनाएगा तो उसमें उसको किस चीज़ों को ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने कहाँ से ली हैं? वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, जो जैसे हम जानते हैं कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली? वो हमने आयरलैंड से ली हैं। और हमने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसका मेथड क्या होगा, ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे देख लेते हैं कि और हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया और सोवियत रशिया से क्या लिया और फ्रांस से क्या लिया। तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कुछ मैटर ऐसे होंगे जिस पे कानून जो है वो राज्य भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है दोनों के बीच में तो सेंटर वाला पावरफुल होगा, सेंटर वाला मान्य होगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है कि सेंटर वाला मान्य होगा? क्योंकि हमने बताया, हमने कैनेडियन उससे लिया था कि सेंटर जो है वो स्ट्रांग है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा है।
फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, की आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आराम से जा सकते हैं, वहाँ पे अपना व्यापार कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमने एक और चीज़ ली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। जॉइंट सिटिंग यानी अगर किसी भी कोई ऐसा कानून है जिस पे दोनों जो सदन है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, वो दोनों जो है निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक से पास हो गया है, दूसरे से नहीं हो पाया है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउस का जॉइंट सिटिंग करा देते हैं, ठीक है। तो वो जॉइंट सिटिंग वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। फिर उसके बाद से हम आ जाते हैं यूएसएसआर यानी सोवियत रशिया से क्या लिया, रशिया तो अब हो गया है ना, पहले यूएसएसआर नाम था। 1991 में जो आपका डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, उसके 15 टुकड़े हो गए थे, उससे पहले उसको यूएसएसआर बोला जाता था, ठीक है, सोवियत रशिया। तो सोवियत रशिया से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये आपकी कब ऐड हुई है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था लेकिन बाद में लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं क्या कि हमने आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हमने बताया था ना आपको कि प्रियम्बल में कुछ चीज़ें जो है, कुछ चीज़ों पे जोर दिया हुआ है। तो आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए, और राजनीतिक जस्टिस भी होना चाहिए, ठीक है, राजनीतिक न्याय भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, ये हमने ली हैं रशिया के संविधान से। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि हमने फ्रांस के संविधान से क्या लिया, फ्रांस के संविधान से हमने लिया गणराज्य यानी रिपब्लिक, मतलब जो यहाँ का जो नॉमिनल हेड होगा यानी जो प्रेसिडेंट है वो भी निर्वाचित होंगे, चुने हुए होंगे, उनका बाकायदा एक प्रोसीजर बनाया गया, ठीक है। हालांकि यही जो है मेन डिफरेंस है किससे, ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और इंडिया के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो है वंशानुगत होता है, वहाँ पे राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, तो वो वाला सीन है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, बस उसके कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि 35 साल उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हुए ये रिपब्लिक है इंडिया, रिपब्लिक का कंसेप्ट हमने फ्रांस से लिया। फिर उसके बाद से हमने लिया जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जो हमने ये देखा है प्रियम्बल प्रस्तावना में जो दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, आपस में भाईचारे का भावना होना चाहिए। तो ये जो विचार हैं, ये जो आइडियल्स हैं, ये सब हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे और लोग भी पढ़ सकें। अब हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अलग अलग स्कॉलर्स ने भारतीय संविधान बनने के बाद उसको किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया। तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म आता है वो आता है अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये बैग ऑफ बोरोइंग है, ठीक है, यानी उधार का बस्ता है। कई लोगों ने कहा कि ये हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जल्दबाजी में बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर मिक्स हो गई हैं। कई लोगों ने कहा कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये पैच वर्क है, मतलब उसको जोड़ा गया है, जोड़ जोड़ के वहाँ से कुछ उठा लिया, वहाँ से कुछ उठा लिया, इस तरह की चीज़ें जो है भारतीय संविधान के बारे में बोली गई। तो इस पे जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने कहा कि जो संविधान है वो आज से, मतलब आज नहीं, उस संविधान जब बना था संविधान सभा में उन्होंने बोला कि आज से 100 साल पहले पहला संविधान जो है वो बना था। उस संविधान के हिसाब से हर देश जो भी संविधान बनाता है वो क्या करता है, वो उसमें कुछ ऐड करता है, कुछ उसमें से डिलीट करता है, ठीक है। तो इस तरह से संविधान बनता है, और जो फंडामेंटल रहेगा यानी जो मूलभूत होता है, मूलभूत चीज़ें होती हैं संविधान की, वो तो सारी दुनिया में सेम ही रहेगा, वो थोड़ी बदल सकता है। तो जो भी ऐसा कहता है कि भारतीय संविधान जो है ये उधार लिया हुआ बस्ता है या उधार का संविधान है, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि उन लोगों ने भारतीय संविधान को पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं। फिर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि लोगों ने कहा कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक कार्बन कॉपी है। कई लोगों ने कहा कि ये सिर्फ उसमें कुछ अमेंडमेंट करके जोड़ दिया गया है। सर आइवर जेनिंग हैं जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, यानी कि ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो है वो कॉपी करके रख दिया गया है।
कईयों ने कहा कि इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट में बस एक पॉइंट ऐड कर दिया गया है, क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वोट देने का, चाहे वो पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, सबको ये वयस्क मताधिकार दे दिया गया है। ठीक है, तो इस पे अंबेडकर साहब का क्या टेक था? अंबेडकर साहब ने कहा कि हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सिर्फ और सिर्फ जो अच्छी चीज़ें थी उसमें वो हमने लिया है, और वो लेने में मुझे कोई शर्म नहीं है, ना इसके लिए मैं कोई माफ़ी मांगूंगा। जो अच्छी चीज़ें थी वो हमने ली। हाँ, मैं किस चीज़ पे सॉरी हूँ? मैं सॉरी इस चीज़ पे फील करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमने एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी प्रशासनिक जो चीज़ें थी वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हैं। तीसरा जो क्रिटिसिज्म है वो क्रिटिसिज्म कहता है कि ये एंटी इंडियन है। एंटी इंडियन क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ जो है जैसे गुलामी प्रथा था, वेस्टर्न का मतलब गुलामी की गई है, वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो बने हैं उनकी गुलामी की गई है, सीधा का सीधा उठा के रख दिया गया है। कई लोगों ने कहा कि ये जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में काम ही नहीं करेगा ये संविधान। किसी ने कहा कि हम तो वीणा और सितार की म्यूज़िक चाहते थे, लेकिन हमें क्या दे दिया गया? हमें वेस्ट का जो है हिप हॉप बैंड ला के रख दिया गया। तो ये सारी चीज़ें थी, ये बोला गया, लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं। ये बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए बी आर अम्बेडकर साहब ने ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। और कई लोगों का ये भी कहना था कि आज नहीं तो कल जो है ये संविधान पूरा बदल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अगला हम क्रिटिसिज्म देखते हैं। अगला क्रिटिसिज्म क्या कहता है? अगला क्रिटिसिज्म कहता है कि ये तो अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि गांधी जी के जो सिद्धांत थे उनको ताक पे रखते हुए ये बनाया गया है। क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि गांधी जी का जो मेन फोकस था वो विलेज पंचायत पे था, यानी ग्राम पंचायत पे था या जिला पंचायत पे था। उनका ये कहना था कि जब नीचे के तबके से हम मजबूती प्रदान करेंगे तभी जो है देश आगे चल के समृद्ध होगा और जो बुनियाद होगी वो मजबूत हो जाएगी। एक और इसमें जो है क्रिटिसिज्म था कि बी आर अम्बेडकर साहब का गांधी जी से बिल्कुल नहीं बनता था, उन्होंने कभी भी गांधी जी के आइडियाज़ को फॉलो नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने जो गांधी जी के विचार थे उनको संविधान में इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, फिर उसके बाद से हम देखते हैं पांचवा जो है वो कहता है कि एलिफेंटाइन साइज, यानी कि बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा, बहुत बल्कि बना दिया गया, इसको बहुत ज़्यादा विस्तृत है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, और इसमें बहुत सारी जो है गैर वाजिब चीज़ें जो ज़रूरी नहीं थी वो सब डाल दी गई हैं। फिर उसके बाद से कहता है कि इतना लंबा है और इसमें जो भी बोरोइंग्स, हालांकि ये तो बोरोड है, सर आइवर जेनिंग का ये कहना था कि ये तो बोरोड है, लेकिन जो बोरोइंग भी की गई है वो भी अच्छे से सेलेक्ट नहीं की गई है। छठा जो इसका क्रिटिसिज्म है वो कहता है पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, यानी कि वकीलों के लिए ये स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि अब जिस तरह का ये संविधान बनाया गया है, इतनी लैंग्वेज इसकी हार्ड है कि ये तो आम लोगों के समझ में ही नहीं आएगी। मतलब क्या है कि उनको हर चीज़ समझने के लिए उनको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, ठीक है, और कोर्ट में जाके इसका डालना पड़ेगा कि भैया क्या है, इसको हमको समझाओ तो सही। और ये जो है ट्रुथफुल कम है, यानी इसमें सत्य से परे है। बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें ऐसी डाल दी गई हैं जो किसी को समझ ही नहीं आएगा, और इससे क्या हो जाएगा, इससे वकीलों का काम बढ़ जाएगा, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो इस तरह के कुछ क्रिटिसिज्म थे जो हमारे संविधान के बारे में दिए गए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे और लोग भी पढ़ सकें। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो किस तरह से किया जाता है, यानी कि अमेंडमेंट्स किस तरह से किए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 तरह की मेजॉरिटी होती है बेसिकली। पहली मेजॉरिटी होती है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है कि जितने भी लोग सदन में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 50% + 1, यानी कि आधे से ज़्यादा। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, वर्किंग मेजॉरिटी बोला जाता है। अगर संविधान में कहीं भी मेजॉरिटी मेंशन नहीं की गई है कि ये संशोधन या फिर ये चीज़ इस तरह से पास होनी है, तो हम उसको मान के चलते हैं कि वो सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होगा। फिर हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो होती है वो सदन का जो भी स्ट्रेंथ है, यानी सदन में टोटल जितनी संख्या है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा है, लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितना है, 545 है, यानी 545 सदस्य हैं, तो उसका 50% या 50% + 1, तो कितना हो जाएगा, ये 273 हो जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे राज्यसभा में कितना हो जाता है, 245 टोटल सीट्स हैं, उसका आधा 122, 123,
ठीक है, 122.5 प्लस 1 कर देंगे तो वो आधा, इंसान तो आधा हो नहीं सकता है, तो ये 123 हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इस मेजॉरिटी को हम कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ होल हाउस। फिर एक चीज़ आती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजॉरिटी जो होती है वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जो भी इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसका 50% प्लस 1। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं, मान लीजिए राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं अपने पास? राज्यसभा में सीटें हैं 245। ठीक है, 245 सीट्स हैं। इसका जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज। तो हमने देखा कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस राज्यसभा की क्या है? वो है 245 माइनस वैकेंसीज। अब हम देख लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि 5 सदस्यों की डेथ हो गई। ठीक है, वो बीच काल में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो वो सीटें वैकेंट हो गई। फिर हम देख लेते हैं कि कुछ लोग जो हैं, जो सदन की सदस्यता छोड़ देते हैं, यानी रिज़ाइन कर देते हैं अपने पद से। जैसे मान लिया कि कोई है, वो किसी राज्य का जाके मुख्यमंत्री बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने मान लिया ये 10, ये इस तरह रेजिग्नेशन से वैकेंसीज क्रिएट हो गई। 5 हो गई डेथ से क्रिएट, 10 हो गई रेजिग्नेशन से। टोटल सीट्स हमारे पास कितनी बच जाती हैं? टोटल हमारे पास बच जाती हैं 230। तो 230 क्या हो जाएगी? इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का हमें क्या करना है? मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या होगा कि इसका 50% प्लस 1। तो इसका आधा कितना हो गया? इसका आधा हो गया 116। ठीक है, 116, मतलब मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी जो होगी वो 116 हो जाएगी। कैसे? 115 प्लस 1 116। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का अब हम देख लेते हैं कि इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं। इसका यूज़ होता है कि जब हमको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना होता है, उसके वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए राज्यसभा में ये पेश किया जाता है, तो राज्यसभा में इससे पास होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद से दूसरा चीज़ हम देख लेते हैं। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा ये कहता है कि किसी भी सदन के जो लोअर हाउस होते हैं, ठीक है, उनके स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना हो, तब लोकसभा के, या फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इसको हटाना हो। इसके अलावा ये तो हो गया सेंटर के केस में। इसी तरह से हम स्टेट के केस में देखेंगे। स्टेट के केस में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाना हो विधानसभा के, तो भी यही मेजॉरिटी को जो है लागू किया जाता है। और अगर बाई कैमरल स्टेट है तो वहाँ पे जो विधान परिषद होगा उनके डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए और चेयरमैन को हटाने के लिए यही केस होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सभी को? अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? अभी तक हम देख रहे थे कि आधे से एक ज़्यादा, ठीक है, आधे से ज़्यादा। अब हमको क्या देखना है? यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी में क्या हो जाता है कि कम से कम 2/3 बहुमत हो। कम से कम 2/3 बहुमत हो, जो भी लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए इसमें स्पेशल मेजॉरिटी में? कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होनी चाहिए। लोकसभा में कम से कम 273 वोट, अगर पूरी सिटिंग है तो 2/3 प्लस 273, मतलब 273 से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह राज्यसभा में 123 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और 2/3 बहुमत भी होना चाहिए, जो लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है? इस केस में हो जाता है आपका कि जो हम फंडामेंटल राइट्स में जो भी अमेंडमेंट करेंगे वो हमको इस स्पेशल मेजॉरिटी से करनी पड़ेगी। जो हम डीपीएसपीज़ में करेंगे वो इस स्पेशल मेजॉरिटी से हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा हाँ, हमने जो है उसमें आपको ये नहीं बताया कि सिंपल मेजॉरिटी से क्या क्या अमेंडमेंट्स होती हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी से जो अमेंडमेंट होती है वो कोई भी नया स्टेट बनाना हो, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग कोई भी अगर नया स्टेट बनाना होगा तो हम सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देंगे, वहाँ से हो जाता है। ठीक है, या फिर किसी स्टेट की बाउंड्रीज़ में कोई चेंज करना है, ठीक है, तो वो भी वो हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद नया क्रिएट करना है, ठीक है, बाई कैमरल करना है उस स्टेट को, तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। सेकंड शेड्यूल जो भी हैं, यानी कि जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, स्पीकर को, जजेस को, ठीक है, तो वो सारी जो है सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगी। रूल ऑफ प्रोसीजर चेंज करना हो, संसद के जो भी नियम कानून है वो चेंज करना हो, तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। इसके अलावा जो है पार्लियामेंट में जो सदस्य हैं उनके प्रिविलेजेस यानी उनके विशेषाधिकारों को अगर चेंज करना हो तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है।
और ज़्यादा जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाना है तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एक और तरह की स्पेशल मेजॉरिटी होती है जिसमें ये दो चीज़ें, तो जो ये पहली दो चीज़ें थी कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये तो होना ही चाहिए। उसके अलावा जो है ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होनी चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है। एक और चीज़ क्या है कि 50% स्टेट्स का कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जो 50% है, जो विधानसभाएं हैं, यानी 50% जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं से ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। इस तरह के कौन कौन से नियम हैं, तो इस तरह से जो चेंजेस होते हैं वो कौन कौन कहाँ कहाँ होते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव और उसके तरीके में अगर कोई बदलाव करना है तो इस तरह का होगा। ठीक है, एनी कोई भी चीज़ जो है जो 7वें शेड्यूल में लिस्ट है उसमें अगर चेंज करना है तो वो भी इस तरह से होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा में उनके कितनी सीटें होंगी वो अगर चेंज करना है तो वो भी इस वाले मेजॉरिटी से होगा। फिर उसके बाद से जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो वो भी इस तरह से होगा। एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, उसका एक्सटेंशन करना है यूनियन और स्टेट के बीच में तो वो भी जो है वो इस वाली मेजॉरिटी से चेंज होता है। ये लेजिस्लेटिव पावर अगर चेंज करना है यूनियन और स्टेट के बीच में तो वो भी इस वाली मेजॉरिटी से होता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं और क्या चीज़ है कि अगर पार्लियामेंट को संविधान संशोधन के बारे में कुछ चेंज करना है, यानी आर्टिकल 368 जो हमको ये सब देता है, आर्टिकल 368 अगर इसमें भी कोई चेंज करना है तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए प्लस 50% स्टेट लेजिस्लेचर का हमको रेटिफिकेशन चाहिए। हाँ, अब इसमें एक चीज़ हम जान लें कि अगर 50% स्टेट लेजिस्लेचर का हमको मिल गया और बाकी स्टेट्स जो हैं वो उस पर मतलब उनके कानों में जूं ही नहीं रेंगती है कि ये कुछ ऐसा बिल भी है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उन्होंने कर दिया तो ठीक है, और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है कि इतने दिन के भीतर स्टेट्स के ऊपर बाध्यता है कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर जो है इसको रेटिफाई करना है। रेटिफाई कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अगर 50% जो बेंचमार्क है वो पास हो गया तो फिर ये पास हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। शेयर करें अपने दोस्तों में, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।